तरह के रूल्स आ चुके हैं, कई तरह के बदलाव आ चुके हैं। 6 बैंड जरूरी है, फंड से लेकर तमाम चीजें। लेकिन आज हम एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बातचीत करेंगे। वो कैटेगरी है कि ऑस्ट्रेलिया किस कैटेगरी में वीजा नहीं दे रहा है। वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं। बालन साहब, फिर से आपका वेलकम है। थैंक यू। बालन साहब, अब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हर कोई काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, रिजल्ट आपका बढ़िया है, लेकिन सवाल वही रहता है, शंका वही रहती है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसकी तरफ हम ना जाएं, वीजा नहीं लग रहा भैया। देखो, एम्बेसी हर एक उस स्टूडेंट को वीजा नहीं देना चाहती जो जेन्युइन नहीं है। अभी जीटी है, ये रिप्लेस हो रहा है 23 को जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में। एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तो ही आपको वीजा मिलेगा। जैसे कि एकेडमिक बच्चों की अगर वीक है तो वीजा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि 12th में एडिशनल सब्जेक्ट्स बच्चा ले लेता है, जैसे मैथ, इकोनॉमिक्स, और उसमें से तो एब्सेंट होगा या उसमें फेल होगा और बच्चे का पास की उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो मेजर जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो आगे अगर बाहर के लिए अप्लाई करता है तो मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, इंडिया में उसने एडमिशन लेना, उसको इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन बाहर वहां पे प्रॉब्लम आती है, ऐसे स्टूडेंट को वीजा नहीं मिलता। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा ड्राइंग, ऐसे कोर्स में एडमिशन, साथ में एक ऐसा कोर्स ले लेते हैं और उसमें 80, 90, 95% नंबर लेके स्कोरिंग बना लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में नंबर कम है, फिजिक्स में नंबर कम है, ठीक है, ज्योग्राफी में कम है, इसके अलावा अकाउंट्स में कम है, बिलो 50 आ जाते हैं या बिलो 55 आ जाते हैं। तो ये एक एवरेज बच्चा रह जाता है, लेकिन उनके स्कोर तो 60 या 65 बन गए, बट बने किससे? ऐसे सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है उन सभी स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने 10th में तो सीबीएसई बोर्ड ले लिया या आईसीएसई बोर्ड ले लिया, लेकिन 12th में आके 10th में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है, बट 12th में आके स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले लिया जी। फंसते हैं बच्चे। एक बच्चे का आज ही कॉल आया कि सर मैंने ना 12th तो सीबीएसई से कर रखी है और मेडिकल से कर रखी है, लेकिन अब मैं बीए कर रहा हूं, क्या मेरा वीजा लग जाएगा? नहीं लगेगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स जो अपनी फील्ड चेंज कर देते हैं, 12th तक अच्छे चले, लेकिन बाद में नॉन रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अब इंडिया में एक इश्यूज है कि बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। 12th में तो मेडिकल था, नॉन मेडिकल था या कॉमर्स था, लेकिन बाद में इजी सब्जेक्ट्स में बैचलर कर लेते हैं, बीए जैसे, और वो भी नॉन अटेंडी होके। जब उनका गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे टर्न नहीं आता, देन दे थिंक कि भैया मैं अब्रॉड चला जाऊं या चली जाऊं। ऐसे बच्चे फंसते हैं। बच्चे ऐसे भी फंसते हैं जिन्होंने बैचलर कर ली, एमए पॉलिटिकल कर लिया, इसके बाद एमबीए या फिर एमबीए कर लिया, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं? डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ताकि मैं टीचर ही लग जाऊं कहीं जी। तो आप पहले कोई और एजुकेशन ले रहे हो, फिर कोई और एजुकेशन ले रहे हो, और आपका कनेक्शन नहीं बनता, बीच में डॉट्स आ जाते हैं, बच्चे फंसते हैं। ऐसे भी बच्चे फंसते हैं जिन्होंने गैप ले लिया, 12th 3 साल 2 साल हो गए, उसके बाद एडमिशन ही नहीं लिया जी, ठीक है, क्योंकि वो AEEE की कोचिंग ले रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल तक लगे ही रहे, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ना तो उनको जॉब्स मिली ना उनका आगे एडमिशन हुआ, लेकिन 3-3 साल की गैप लेकर बैठ गए। ऐसे बच्चे भी फंसते हैं जो इन गैप को कवर करने के लिए प्राइवेट डिप्लोमा ले आते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा फंसते हैं। इसके अलावा फंड्स नहीं है, वो एक मेजर रीजन रहता है कि फंड्स, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर दिखाना है जी, और ये 30-35 लाख के फंड्स हैं। पेरेंट्स के अकाउंट में एकदम हैप्टी अमाउंट आया, बहुत बड़ा अमाउंट डल गया, कैश डाल दिया या इधर उधर से रिश्तेदारों से लेकर डाल दिया या कमीशन एजेंट से लेकर डाल दिया। लेकिन जब एमएससी स्टेटमेंट या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट मांगती है 6 महीने की या साल की जी, पहले कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, और वो 30-35 लाख रुपए जब आए उसके बाद भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो एम्बेसी को लगता है कि इट इज मैनेज्ड, ये बच्चा जेन्युइन नहीं है, वहां जाके पढ़ेगा नहीं। और
हकीकत में ऐसा ही होता है। पेरेंट्स यहां से हाथ खड़ा कर देते हैं, तेरी 6 महीने की फीस पे कर दी, आगे हम नहीं पे करेंगे। बच्चे वो भी फंसते हैं जिनके स्पॉन्सर, जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ITR तो भर दी, वो भी 1 साल की है या 2 साल की है, इससे पहले कभी भरी नहीं, भरी तो वो भी 5 लाख रुपए से नीचे नीचे, ताकि टैक्स बचा सके। जनरली जब आते हैं क्लाइंट्स हमारे पास, जी हाँ ITR है, किस चीज की है वो तो पता नहीं, वो तो मेरे अकाउंटेंट को पता है। अरे भाई, काम आप करते हो, प्रोफेशन आपका है, आपके अकाउंटेंट को तो पता होगा, आपको भी तो पता होना चाहिए कि ITR आप किस चीज की भर रहे हो। ITR दे दी 5 लाख रुपए की, 4,70,000 की, कई तो 3, 3.5, 2.5 लाख रुपए की भी लेके आते हैं। अब एक 5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा साल का 35 लाख रुपए कहां से खर्चेगा? 35 लाख का मतलब 1 साल की ट्यूशन फीस 12, 13, 14, 15 लाख रुपए, 1 साल की लिविंग कॉस्ट 12 लाख रुपए, रिटर्न एयर फेयर, टिकट का पैसा, मतलब ये एक तरह से बन जाता है 30 से 35 लाख रुपए। अब जो बच्चा बैचलर करने जा रहा है तो उसकी तो एजुकेशन 3 ईयर की है। अब 30 लाख के या 35 लाख के फंड तो दिखा दिया, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? जब एम्बेसी पूछती है कि भाई नेक्स्ट ईयर्स के प्रोजेक्ट प्लान दो, वो होते ही नहीं है, वो होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है। 30 लाख 35 लाख वो तो 1 ईयर का ही हो गया, व्हाट अबाउट द रेस्ट ईयर? जी चलिए, प्रोजेक्ट प्लान में हम मान लेते हैं कि भाई आपके पास आपकी ITR स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मतलब रेगुलर इनकम हो, मतलब अच्छी इनकम हो, लेकिन 4 लाख 5 लाख 3.5 लाख रुपए की जो ITR भरते हैं, वो नेक्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट प्लान्स उनके पास नहीं होते। बच्चा ऐसा भी फंसता है जो पहले SOP इज गोइंग टू बी रिप्लेस, अब SOP नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाएंगे कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है इंडिया में, आपके फैमिली टाइप क्या है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में टाइप्स क्या है, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या है, फिर ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जा रहे हो, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी। बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते, कहते जी हम तो आप पे डिपेंड है जी, आप लिख के दोगे। अरे हम तो लिख देंगे ना, लेकिन आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, वो हमें तो नहीं पता ना। अब मेरी SOP राइटर या मेरी जो टीम है वो तो सब बच्चों के लिए काम कर रही है, लेकिन आप भी तो आओ ना। अब मेट्रो सिटी में ऐसा नहीं है, मेट्रो सिटीज में या फिर साउथ में आप देखोगे बच्चे अपने पूरे रिसर्च करके आते हैं। नॉर्थ इंडिया इसलिए फंसा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा पढ़ता नहीं है और ना मेहनत करता, ना रिसर्च करता, टोटली एजेंट्स पे डिपेंड हो जाता है। जी आप नहीं करना है, मैंने कुछ नहीं करना। तो बालन साहब, पेरेंट्स को या बच्चों को आप क्या रास्ता गाइड करेंगे, किस रास्ते पर चलें? ठीक है, गलती हो गई उनसे, एकेडमिक उनकी गड़बड़ हो गई है थोड़ी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद क्या छोड़ दें फिर? नो, जब तक स्टूडेंट और पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तब तक होप छोड़ सकते हैं। जिस दिन पेरेंट्स अवेयर हो गए उसके बाद वीजा लग सकता है। आप प्लान करिए ना, आप अपने बच्चे को अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, तो जब वो 10th में आया या 11th में आ रहा है, स्टार्ट करिए ना, तभी स्टार्ट करिए ना। 11th में पहली बात तो उसको वो सब्जेक्ट्स दिलाइए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक मतलब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम स्कूल्स में हमारे टाइप्स हैं, कॉलेज में हमारे टाइप्स हैं, हम बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। तो हर एक वो बच्चा जो 8th क्रॉस कर चुका है, 9th क्रॉस कर चुका है या 10th क्रॉस कर चुका है, उन बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, जिससे ये पता लगता है कि वो किस एरियाज में उनका इंटरेस्ट है। वो IT में जाना चाहते हैं, या वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट से पता लगता है। हमारे तकरीबन 200-250 स्कूल्स में टाई अप्स हैं, हम हर स्कूल्स में ये फैसिलिटीज आज की डेट में दे रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे का ये टेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे की एक रिपोर्ट निकल के आती है जिससे पता लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है। तो यहाँ पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि बच्चे का पहली बात तो उसका इंटरेस्ट जाने, और उसके लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लें, इट विल बी बेटर। ठीक है, और इसके बाद बच्चे को जिस एरिया में, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसकी एजुकेशन कराओ इंडिया में, ताकि उसकी परसेंटेज अच्छी आए। परसेंटेज अच्छी आएगी तो उसका एडमिशन अच्छी चंगी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में होगा, पहला काम। दूसरा, जब आपने अब्रॉड का प्लान कर ही लिया है तो आप एक चंगे कंसल्टेंट से मिलो ना कि भाई कितने फंड रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, वो फंड्स आप अपने 1 साल पहले मैनेज करो। ठीक है। दूसरा, आपको पता है कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब पेरेंट्स ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको फंड्स के साथ साथ आपकी ITR एज पर योर प्रोफेशन और वो सारे डॉक्यूमेंट देने हैं।
तो प्लीज आप एजेंट से मिलके वो सारी चीजें करें ना। आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं, करंट अकाउंट खुलवाएं, उसमें ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या नाम है, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, बिल बुक्स होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी करते हो तो आपका वीजा लगता है, एम्बेसी को विश्वास होता है। तो फंडिंग और फंडिंग के साथ आईटीआर और आईटीआर को सपोर्टिंग जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बिजनेस के या जॉब्स के, वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी रखते हैं तो एम्बेसी वीजा देगी। अब बच्चा ठीक है, 18 साल का नहीं है, स्कूल में पढ़ रहा है, लोगों की आईटीआर अच्छी है, पैसा बहुत है, वो फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज में सर? आप अंडर 18 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यस, स्कूलिंग वीजा के लिए आप जा सकते हो और साथ साथ में आपके केयर टेकर जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक जा सकता है, बशर्ते कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम बहुत अच्छी हो। सपोज करो मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी अगर स्ट्रॉन्ग आईटीआर है तो मैं अपनी वाइफ को भेज सकता हूँ कि भाई मेरी बेटा या बेटी को ये टेक केयर करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आईटीआर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो एम्बेसी को पता है कि ये तो बच्चे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, तो एम्बेसी देखना चाहती है अगर अंडर 18 आप किसी कोर्स में जा रहे हो, बच्चा जा रहा है और साथ में केयर टेकर जा रहे हैं, तो स्टूडेंट की इंटेंशन नहीं, पेरेंट्स की इंटेंशन देखी जाती है। अगर फैमिली की बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो यस आपको वीजा मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा प्लस आपको भी वीजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जाते जाते इनटेक भी बता दीजिए और डॉक्यूमेंट किस तरह के होंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मेजर 2 इनटेक होते हैं, वैसे 3 इनटेक बन जाते हैं जिसमें फेब और जुलाई, इसके अलावा अक्टूबर नवंबर इनटेक होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो इसमें आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आइल्स पीटी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा आप फंडिंग स्ट्रॉन्ग हो और पेरेंट्स की एनुअल इनकम, आईटीआर और आईटीआर को सपोर्ट करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके लिए आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, हम आपको चेकलिस्ट देंगे और वो चेकलिस्ट को आप कंप्लीट करते चले जाइए। अगर वो कंप्लीट करते चले जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितनी भी हम एकेडमी भी चलाते हैं, हमारे पास आईएलटीएस पीटी और टफल बच्चे कर रहे हैं, हम हर एक बच्चे की प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। हर एक बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो हम उससे पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं और बच्चे की पूरी डिटेल लेते हैं कि बच्चे के एकेडमिक कैसे हैं, पेरेंट्स में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, कितने की आईटीआर है, फंडिंग कितनी है, कोई ड्यूअल नेम तो नहीं है, किसी कंट्री के ऑलरेडी आपका रिफ्यूज तो नहीं है। उस बेस पे हम बच्चे की प्रोफाइल बिल्ड करके बच्चे को बताते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग है, ये इन मीन टाइम कंप्लीट कर लो जब तक कि आइल्स पीटी या टफल हो, और इतने फंड आपको रिक्वायर्ड है वो फंड भी मेंटेन कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो एमडी साहब ने बताया किस तरीके से जाना आसान है, तो फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और मौके का फायदा उठाएं। नमस्कार।